नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल की क्लास नहीं आ पाई थी। कल की क्लास के पीछे कारण यह है, देखो मैं कभी भी जो चीज आपसे वही शेयर करता हूं जो वास्तविक चीज होती है, ठीक है ना। मुझे फॉर्मेलिटी या बहानेबाजी या उसकी कोई मतलब उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज कि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती है कि हमारे हाथ में भी नहीं रहती। ये जो महीना है, मैं फिर से बता दूं, ये जो महीना है, एक तो क्या है, दीपावली का त्योहार आ रहा है, तब अपनी 3-4 दिन की आगे छुट्टी रहेगी दीपावली के आसपास। लेकिन ये जो माह है वो इलेक्शन का माह है, चुनावों का है। अब आप लोग तो अभी जैसे सर्विस में हो नहीं, हम तो हैं, ईएलसी प्रभारी हूं मैं वैसे भी, ठीक है। चुनाव के अंदर ड्यूटियां बहुत सारी आती है और वो सबसे अर्जेंट काम होता है। उसमें ऐसे काम अर्जेंट आते हैं, रात को 10 बजे हमसे कोई सूचना मांग ली जाती है कि फलानी सूचना दीजिए, ये वो। इलेक्शन अर्जेंट कहकर कोई ऑर्डर आया है तो उसको मतलब वो अर्जेंट ही है। और कुछ हमारी खुद की भी जिम्मेदारी होती है, कर्तव्य है कि वो भी निभाएं। चैनल के प्रति भी मेरे कर्तव्य है, लेकिन मैं इसकी पूर्व सूचना, जैसे जो सिचुएशन होती है, टेलीग्राम पे बता देता हूं कि भैया आज क्लास इस वजह से नहीं आ पा रही है, ठीक है। पूरी पूरी कोशिश की जाती है कि दी जाए, लेकिन जब समय कैसे भी करके सेट नहीं होता है। आप तो क्लास की सोचते हो, हम कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है इस दरमियान के सुबह का खाना शाम को खाते हैं। एक विद्यार्थी कमेंट करता है कि सर क्लास 30 मिनट तो कम से कम निकाल के दे ही सकते हो आप, इतने भी क्या खुदगर्ज की 24 घंटे में से 30 मिनट ही नहीं निकाल पाए आप हमारे लिए। पहली बात तो उसको मैंने कर दिया ब्लॉक, क्योंकि जब वो मुझे समझ ही नहीं पाया, वो इतनी क्लासें देखकर ही नहीं समझ पाया, तो ऐसे विद्यार्थियों को तो फिर सेवा देने का कोई मतलब ही नहीं है। सेवा उन्हें ही दी जाए जो वास्तव में सेवा को समझते हैं, ठीक है। उसको पहले जवाब दिया, उसके बाद में ब्लॉक किया है। जवाब यह है कि हमारी परिस्थितियां हमारे हाथ में थोड़ी है, हमारी बीमारी भी हमारे हाथ में थोड़ी है। अच्छा मान लीजिए हाथ में, तो भी मैं तो एक सेवा के रूप में दे रहा हूं। हाँ, यदि मैंने आपसे मोटी तगड़ी फीस ले रखी होती 5-10 हजार की, फिर आप बोल भी देते तो मैं सुन भी लेता। मैं सेवा के उद्देश्य से दे रहा हूं, कम से कम इसको तो समझो। वो कहता है कि आप स्लाइड तो टीम से बनवा लेते, टीम से बना लेते हैं और 30 मिनट तो आप निकाल के पढ़ा ही सकते हो। यदि इतना आसान होता और इतना ही हलवा होता पढ़ाना, तो आज सभी के चैनल 4 लाख 4.5 लाख तक पहुंचे होते, क्यों नहीं। और आप लोग मुझे क्यों देख रहे हो? क्योंकि मैं फॉर्मेलिटी नहीं करता हूं। यदि टीम से ही बनवाई होती तो आप लोग यहां देख थोड़ी रहे होते, फिर तो और भी बहुत जने हैं पढ़ाने वाले। एक क्लास जो आधे घंटे की आपको मिलती है, उसके पीछे कम से भी कम 5-6 घंटे की मेहनत है। जो इस चीज को नहीं समझेगा, अपने तो सीधा हिसाब है, आज नकद कल उधार, ठीक है। हाथों हाथ हिसाब है। नहीं, आप समझ ही नहीं सकते तो फिर आपका देखने से कोई मतलब नहीं। अन्य प्लेटफॉर्म आपका इंतजार कर रहे हैं, प्रस्थान करें। क्योंकि हमारी ही परिस्थिति को आप नहीं समझ पा रहे तो हमें एक परिवार कैसे? यदि एक परिवार में एक सदस्य की परिस्थिति दूसरा सदस्य नहीं समझ सकता तो वो एक परिवार ही नहीं है फिर। और मैं तो कहता हूं एक परिवार है तो परिवार में तो वही होंगे जो समझेंगे एक दूसरे को। चलिए, इस चक्कर में इतना समय आज का भी गया है, लेकिन उम्मीद है कि आप जितने देख रहे हो वो तो इस चीज को समझ रहे होंगे। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो रणथंभौर के चौहान है, और रणथंभौर के चौहान पढ़ रहे हैं, यानी कि स्पेशली जो पढ़ना है अपन को वो है हम्मीर देव, ठीक है, हम्मीर देव चौहान। ठीक, तो अपन करते हैं अपनी इस क्लास को शुरू। अब जब भी देखो परिस्थिति कुछ होगी तो मैं टेलीग्राम पे सूचना आप लोगों को दे दूंगा, ताकि भरोसे रहने वाला काम नहीं रहे। क्योंकि ये इलेक्शन का माह है, हमें खुद को पता नहीं होता कब क्या काम निकल के आ जाए, ठीक है। तो इसको तो समझना पड़ेगा। देखो एक दूसरे को नहीं समझोगे तो काम कैसे चलेगा। हाँ, जब हम जैसे इस इलेक्शन वाले काम से पूरी तरीके से फ्री होंगे तो हो सकता है हम कवर भी तो करवाते हैं ना, वापस चीजें कवर भी होती है। कभी कभी 3-4 घंटे की आपको बड़ी मेगा क्लास भी दी जाती है, तब तो आप नहीं कहते फिर क्या सर ये मेगा क्लास में बहुत ज्यादा कवर हो गया, ठीक है। तो ये चीजें समझा करो। जब शुरुआत की और इतने विद्यार्थियों को सिलेक्शन लेकर उनके नौकरी में पहुंचा दिया है, तो निश्चित रूप से यहां से शुरुआत की तो अंत तक लेके जाएंगे। एक विश्वास ही तो है, विश्वास पे चलती चीजें। ठीक, देखो ये चीज समझने से पहले मैं एक चीज समझाऊं आप लोगों को। अब अपन आते हैं क्लास पे, ठीक है। क्लास की बात करेंगे, बाकी जो होगा सूचना आपको दे दी जाएगी टेलीग्राम पे वगैरह। अपन अजमेर के चौहान पढ़ के आए, वहां पे एक संशोधन करना। लास्ट में मैंने बताया था कि मोहम्मद गौरी जो था उसने हरिराज को शासक बना दिया और आ गया, ठीक है। वहां पे हरिराज की जगह वहां करना, मोहम्मद गौरी ने शासक जो है गोविंद राज को ही बताया था। फ्लो में मैंने हरिराज बता दिया, गोविंद राज को ही बनाया था, जो पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। हरिराज जो पृथ्वीराज का भाई था, ठीक है। देखो ऐसे समझना, पृथ्वीराज और
हरिराज, ये थे भाई, ठीक है। पृथ्वीराज का पुत्र गोविंदराज, ऐसे लिख देते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। पृथ्वीराज का पुत्र गोविंदराज। अब शासक तो मोहम्मद गौरी ने इस गोविंदराज को ही बनाया था, लेकिन हरिराज ने इसको जो है यहां से खदेड़ दिया, हटा दिया। चाचा था ये, देखो भाई है इसका। फिर ये गोविंदराज जो है ये चले जाते हैं रणथंभौर, और रणथंभौर में जाके जो है अपनी शाखा को स्थापित करते हैं। ये पिछली क्लास में लास्ट में जो है ये, यदि आपने नोट किया है तो उसे संशोधन थोड़ा सा कर लेना, ठीक है। चलिए अब इस चीज को समझ जाए आप कि अब रणथंभौर की चौहान शाखा के संस्थापक पूछे जाए तो गोविंदराज है, ठीक है। कि रणथंभौर की शाखा को स्थापित किसने किया, वो गोविंदराज, जो मैंने आपको पहले भी याद करवा दिया है, ठीक है। चलिए रणथंभौर के गोविंदराज वाला ये देखो, ये तो याद रह ही जाएगा। फिर आता है कि प्रारंभिक शासक, तो जितना मेरा अनुभव है और जितनी मैंने पुस्तकें पढ़ी है, चाहे ऑथेंटिक कह दो, चाहे ग्रंथ कह दो, चाहे शॉर्ट कह दो, जो भी, प्रारंभिक शासक में, रणथंभौर के प्रारंभिक शासक में यदि कोई प्रश्न बना है तो यही बना है कि इस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, यानी सुल्तान कौन था। चाहे इसमें देख लो, चाहे आप जालोर वाले उसमें देखो, जालोर में भी कॉलेज लेक्चरर तक में प्रारंभिक शासक में यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रारंभिक शासक, इनके प्रारंभिक शासकों में यह पूछा जाता है कि दिल्ली में समकालीन शासक कौन था। तो इसमें भले ही आप देखो, चाहो तो आप स्वतंत्र हो, आप चाहो कि हम तो बहुत डिटेल में यहाँ पे प्रहलादन वीर को भी हम पूरा एक पेज पढ़ लो, भले प्रश्न तो आखिर में ये जो 4 लाइन मैंने इस स्लाइड में शामिल की है वहीं से बने हैं और वहीं से बनने हैं। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर के सारे पेपर उठा के देख लो, ठीक है। आप स्वतंत्र हो, लेकिन मैं उस पैटर्न पे चलता हूं जो एग्जाम के अनुसार जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रारंभिक शासक में आपको ध्यान रखना, गोविंदराज तो है। गोविंदराज के बाद में देखो वल्लभ देव, प्रहलादन वीर, वीर नारायण, वाघ भट्ट और जैत्र सिंह। जैत्र सिंह का पुत्र हम्मीर, और प्रश्न जो एग्जाम में आपके ज्यादातर बनते हैं या बनेंगे वो हम्मीर देव से बनेंगे। हम्मीर देव का अलाउद्दीन खिलजी से जो संघर्ष था उससे संबंधित, जलालुद्दीन से और अलाउद्दीन दोनों से बन जाएंगे। मैं एक एक चीज आप लोगों को बढ़िया तरीके से इसमें याद करवा दूंगा। अब क्या सर ये प्रारंभिक शासक तो रटने तो बिल्कुल कतई है ही नहीं, सिर्फ देख लेना, ठीक है। बलन दे कुण प्रहलादन दी, बलन अपन मारवाड़ी में कह दिया करें बलन, अपने यहां पे नाम क्या है वलन, बलन दी किने दी, प्रहलाद ने दी ना, होलिकार टाइम भाई हिरण्यकश्यप के टाइम बलन दी, किन दी, प्रहलाद को दी, ठीक है। प्रहलाद कैसा था, वीर था और नारायण का भक्त था कि नहीं। प्रहलाद कैसा था, वीर था, नारायण का भक्त था, ठीक है। और उसके जो है वाजे गाजे बजते थे सभी जगह, मतलब उसके नारायण नारायण करता था, तो वो बिल्कुल ही अपने तपस्या के अंदर वो मतलब पंडित था, भट्ट था एकदम, ठीक है। तो वाघ भट्ट, और फिर बाद में उसकी जय जयकार हुई जैत्र सिंह, ठीक है। बाद में उसकी क्या हुई, जैत्र सिंह, यानी जय जयकार हुई। इस जैत्र सिंह को जय सिम्हा के नाम से भी जानते थे, इसे क्या है, जय सिम्हा भी कहते थे। हालांकि इसकी कोई ट्रिक नहीं बनती, अभी मैं पढ़ाते पढ़ाते ही मेरे दिमाग में आया कि ऐसे भी याद किया जा सकता है। क्या है कि बलन दी, ठीक है, गोविंद के भक्त को बलन दी, जिसका नाम क्या था, प्रहलाद को बलन दी। प्रहलाद वीर था जो नारायण का भक्त था, ठीक है। वाजे गाजे बजते वाघ भट्ट और जय हुई, बाद में जय जयकार हुई तो जैत्र सिंह, ठीक है। और बाद में जैत्र सिंह के बाद हम्मीर देव, तो पूरा याद करना ही है। तो बस ये आपको याद हो गए प्रारंभिक शासक, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब ये दिल्ली सल्तनत, ये कौन कौन उस समय सुल्तान थे इनके समकालीन, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यदि दिल्ली सल्तनत की बात करें अपन, तो गुलाम वंश से शुरू होती है सल्तनत। क्या है, सुल्तान जहां जहां हुए, मुगल जब आ जाएंगे वो सल्तनत काल नहीं रहेगा, फिर वो मुगल काल कहलाता है, ठीक है। गुलाम वंश से शुरू होता है। मैंने ऐसे याद कर रखा था, गुलाब खिले तो सूंघ लूं महक। कभी आप लोगों के पशु परिचर वालों के इतना काम का नहीं है, तो मैं आपको ज्यादा गुलाब की महक नहीं सूंघाऊंगा। आप लोग तो सीधा सीधा इस पे चलो ताकि याद अच्छे से हो जाए और आप कमांड कर सको, ठीक है। चलिए तो देखो 1226 में रणथंभौर का वह शासक जिसके समय दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश, यानी कि क्या बात हुई, इल्तुतमिश ने आक्रमण किया, उस समय कौन था। देखो मोहम्मद गौरी के समय तो दिखती बात है कि गोविंदराज को बनाया था, तो मोहम्मद गौरी के समय गोविंदराज, फिर उसके बाद में इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश के समय देखो यहां पे भी देखोगे तो वल्लभ देव आ गया कि नहीं आ गया, इसीलिए पहले ये चीज याद करवाई।
वैसे आप प्रारंभिक शासक डायरेक्ट पढ़ने जाओगे बिना किसी गाइडेंस के तो आपको बहुत ये भार लगेंगे कि ये कैसे याद करें, ठीक है। और वैसे आपको ये चीज आज याद हो गई। तो फिर वहां पे देखोगे मोहम्मद गौरी के बाद में इल्तुतमिश था यहाँ पे, तो यहाँ पे वल्लन देव, ठीक है। तो इसका समकालीन वल्लन देव, वह शासक जिसने इल्तुतमिश का आक्रमण विफल किया। अब विफल कौन करेगा? जो वीर होगा, जो नारायण का भक्त होगा। तो विफल किया, लेकिन बाद में इल्तुतमिश ने दिल्ली बुलवाकर धोखे से मरवा दिया इसको, ये था वीर नारायण। यानी कि इसने इल्तुतमिश का आक्रमण विफल भी किया। अब इल्तुतमिश का आक्रमण वल्लन देव के समय पहले हुआ, फिर वीर नारायण के समय। वीर नारायण ने विफल किया तो इल्तुतमिश की चली नहीं भाई, सूरवीरता तो चली नहीं, तब इसको धोखे से वहां बुलवाया और धोखे से मरवाया, ठीक है। नारायण के भक्त को, प्रहलाद को आपको पता है ना, नारायण के भक्त को बहुत सारे जो है प्रयास किए गए, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा लिंक करके अपन को क्या है याद करना है। कुल मिला के मैं तो सीधी सी बात कहता हूं, खुले आम कहता हूं और बिल्कुल एकदम स्पष्ट कह देता हूं कि यहां विद्वान बनने की आवश्यकता तो अपन को है ही नहीं। अपने को आवश्यकता है अपनी नौकरी की एक सीट निकालने की। यदि वो सीट निकल गई तो विद्वता की मोहर अपने आप लग जाएगी, और वो नहीं लगी, वो निकली नहीं सीट, तो वो विद्वता की मोहर धरी की धरी रह जाएगी, चाहे हम कितने ही विद्वान है। आज का कटु सत्य यही है, बालक मान ले तो मान ले, नहीं माने तो की नहीं। रजिया सुल्तान के समय, यानी कि रजिया सुल्तान के समकालीन कौन था? वाघभट्ट। तो जब आप आगे आओगे या प्रहलादन वीर से आगे आओगे तब आपको ध्यान रखना है वाघभट्ट। प्रहलादन वीर का इतना कोई ज्यादा रोल नहीं है, प्रश्न बनते भी नहीं है। तो वाघभट्ट। फिर इसके बाद में नसरुद्दीन मोहम्मद था वहां सल्तनत में। तो उसके बाद में कौन था? जयसिम्हा। ये वही जयसिम्हा है जिसे जैत्र सिंह के नाम से भी जाना गया। इन्होंने 32 वर्ष शासन किया। जैत्र सिंह ने लगभग 32 वर्ष शासन किया, इसीलिए इनकी रणथंबोर के अंदर 32 खंबिया छत्री, ठीक है, 32 खंबिया छत्री भी है। और ये स्लाइड पूरी तरीके से आपके रणथंबोर के प्रारंभिक चौहान शासकों की है, ठीक है। अब मैं जाऊं साइड में, आपको लेना है स्क्रीनशॉट। फिर अपन बढ़ते हैं सीधा ही हम्मीरदेव चौहान। लीजिए, अब इसमें ज्यादा लोड लेने की आपको आवश्यकता है ही नहीं कि सर हमने ये फलानिया पढ़ रखा है, वो पढ़ रखा है, भले पढ़ रखा है। मैं एग्जाम अप्रोच के अनुसार चलता हूं, जो मेरे अनुसार जो बिल्कुल परफेक्ट और सही मटेरियल है वो ये है। अच्छा, जो विद्यार्थी कह रहे हैं कि पुस्तक सर आपने कहा था नवंबर के प्रथम सप्ताह में, बताता हूं। क्या सर किताब आपने नवंबर के पहले सप्ताह में कहा था, आई नहीं? बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं आजकल किताब के, अन्य पब्लिकेशन की आ गई, आपकी क्यों नहीं आई? भैया अन्य पब्लिकेशन की क्लासें नहीं आई, मेरी आई। उनको आपने कहा क्या कि सर की क्लासें आ गई, आपकी क्यों नहीं आई? किसी से तुलना मत किया करो। देखो किताब ऐसा है कि हमें यही अनुमान था कि हम नवंबर के फर्स्ट वीक तक तैयार करके दे देंगे, लेकिन उसमें मेहनत अधिक पड़ रही है, काफी सारी चीजें अपडेट हो रही है, तो अभी तक तैयार हुई नहीं। अच्छा, जिस दिन तैयार हो जाएगी उस दिन ये मानकर चलो मैं मेरे पास में नहीं रखूंगा, जिस दिन आएगी तुरंत ही मार्केट में दे दी जाएगी और आपको कह दिया जाएगा कि भैया अब आ गई। तो जब तक मैं सूचना नहीं दे रहा हूं कि किताब तैयार हो गई, जिस दिन होगी ना हम खुद आगे होकर बता देंगे, चाहे टेलीग्राम पे, चाहे वीडियो में, चाहे क्लास में, कैसे भी। तब तक आपको पूछना ही नहीं, लोड लेना ही नहीं, जब तक मैं नहीं बता रहा हूं यानी तैयार नहीं हुई। जब हो जाएगी मैं खुद कह दूंगा कि भैया अब तैयार हो गई। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बताया इसका मतलब काम नहीं कर रहा है, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, लेकिन बहुत सारे अपडेट हैं उसके अंदर। देखो ऐसे तो है नहीं कि स्टूडेंट बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, तो ऐसे ही कुछ भी मार्केट में दे दिया जाए, नहीं, ऐसा तो नहीं किया जा सकता ना। इसीलिए हम पर्याप्त समय हर किताब पे लेते हैं, उसमें भी लग रहा है तो कम से भी कम अभी 10-15 दिन और लगेंगे। फिर से कह देता हूं, अभी 10-15 दिन और लगेंगे, और जैसे ही तैयार होगी मैं खुद सूचना दे दूंगा। यदि आपके अंदर धैर्य है तो रुक जाइए, नहीं है तो कोई भी किताब लेके अपनी संतुष्टि कर सकते हैं, ठीक है। और धैर्य है कि नहीं हमें तो बढ़िया और अच्छी गुणवत्ता वाली चीज पढ़नी है, हम इंतजार कर सकते हैं, कर लो, क्योंकि हम भी उसमें लगे हुए, मेहनत लगती है भैया, ऐसी चीजें तैयार नहीं होती और ऐसे नहीं दी जा सकती। भाई एक इमेज को बनाने में जो मेहनत लगी है, तब तक तो जैसे नहीं बनी थी तब तक हम कुछ दे भी देते तो चलता, लेकिन अब जो इमेज बन चुकी है उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, जिसके लिए हमें पूरे ही प्रयास करने होते हैं, ठीक है। चल, अब आ चुके हैं अपन हम्मीरदेव चौहान, ठीक है, और यहीं से प्रश्न बनने आपके शुरू हो जाएंगे, ये मान के चलना।
अब जो सीरियस मोबाइल स्क्रीन करो आडी, ठीक है, फुल स्क्रीन करके देखो। जब इतना बढ़िया मोबाइल, इतनी बड़ी स्क्रीन हो सकती है तो छोटी सी स्क्रीन पे क्यों देखना, फुल स्क्रीन करो। क्या मतलब अपने दुनियादारी से, कौन कमेंट क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। देखो सबसे पहले पूछे कि इनके पिता का नाम क्या था, तो क्या लिखोगे, जैत्र सिंह लिखोगे। क्या लिखोगे, जैत्र सिंह, या फिर जय सिंह भी लिख सकते हो। जैत्र सिंह को हीरे जैसा अमीर प्राप्त हुआ, हीरा जैसा पुत्र। तो इनकी माता का नाम जो था वो हीरा कंवर था। क्या नाम था, हीरा कंवर इनके माता का नाम था। इनके गुरु का नाम था राघव देव, ठीक है, गुरु का नाम क्या था, राघव देव। इनके दरबार में एक कवि था जो बहुत ही प्रसिद्ध कवि माना गया। इनका दरबारी कवि पूछे तो ध्यान रखना, उसका नाम था बीजादित्य। क्या नाम था, बीजादित्य, ठीक है। इन्होंने कोटिजन यज्ञ करवाया। देखो जब ये शासक बने तो इन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई। दिग्विजय की नीति के अंदर दो तरह के यज्ञ किए जाते हैं, एक तो अश्वमेध यज्ञ, उसी तरह का दूसरा यज्ञ है कोटिजन यज्ञ। तो राजस्थान में कोटिजन यज्ञ करवाने वाला जो शासक, प्रसिद्ध शासक था वो हम्मीर देव था। इन्होंने कोटिजन यज्ञ करवाया जिसके पंडित थे विश्वरूप। विश्वरूप, तो कोटिजन यज्ञ ध्यान रखना है। समकालीन शासक, समकालीन शासक में ध्यान रखना है आपको, J/A/K, जक मार के याद रखना है। गुरु जी ओ क्या है, J/A/K। तो जे से है जलालुद्दीन खिलजी, ए से है अलाउद्दीन खिलजी, और के से क्या है, खिलजी। अरे दोनों में खिलजी है ना, ये भी खिलजी ये भी खिलजी। अब ये देखोगे ना जलालुद्दीन वैसे, तो अलाउद्दीन का था काका, और वैसे देखोगे तो इनकी बेटी से बाद में विवाह करके हो गए थे जलालुद्दीन खिलजी, इनका हो गया था ससुर। और वैसे देखोगे तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस जलालुद्दीन खिलजी को मारकर इसकी सत्ता को हड़प लिया था। भतीजे ने अपने काका को मारकर सत्ता को हड़प लिया था। अब कैसे भी याद रखो, जक मार के याद तो रखना ही पड़ेगा, यानी कि जक क्या है, J/A/K, ठीक है। तो समकालीन शासक में याद रह जाएगा ना। अब देखो और क्या पूछता है एग्जामिनर। एग्जामिनर जो पूछता है अपन उससे एक कदम आगे चलेंगे, ठीक है। हम्मीर देव चौहान की जानकारी देने वाले स्रोत पूछता है। तो स्रोत पूछेंगे तो स्रोतों के नाम और स्रोत यानी कि उनके रचयिता कौन थे तो वो भी बताता हूं। हम्मीर महाकाव्य, देखो सभी के अंदर हम्मीर 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 नाम है। एक सुरजन चरित्र को छोड़ दोगे तो सभी के अंदर हम्मीर 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 नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे याद करना नए बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिन होता है। मैं बताता हूं, पहले मैं बता देता हूं सबके नाम, फिर मैं आपको बता दूंगा कि याद कैसे रखना है। हम्मीर महाकाव्य जो लिखा है वो नयन चंद्र सूरी ने लिखा है। नयन चंद्र सूरी की रचयिता है, ठीक है। हम्मीर रासो जो है वो जोधराज की रचना है, जोधराज। और सारंग दरबी पूछते हैं, सारंग दरबी इसका रचयिता रहा है, ठीक है। हम्मीर बंधन जो है वो अमृत कैलाश की रचना है, अमृत कैलाश। हम्मीर हट और सुरजन चरित्र ये दोनों ही जो याद रखनी है आपको, चंद्रशेखर, ठीक है, इसकी है चंद्रशेखर की रचनाएं हैं। हम्मीर रायण जो आपको पूछे तो वो ध्यान रखना है पांडव व्यास। क्या ध्यान रखना है, पांडव व्यास की रचना है। अब देखो, अब जैसे जो पुराने खिलाड़ी हो गए ना, सचिन तेंदुलकर, उनको तो सभी को ये चीजें ऐसी याद रह जाती है क्योंकि उन्होंने बहुत बार पढ़ी है। अच्छा, नए जिले बन जाए चाहे पुराने हैं, इनमें तो कोई बदलाव होना नहीं है। इतिहास में तो न के बराबर बदलाव है, ठीक है। अब उनको तो याद है। नए जो खिलाड़ी है केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, इस टाइप के, इनको क्या है कि अनुभव लेना है। काबिलियत बहुत सारी है लेकिन अनुभव लेना है। तो याद कैसे रखे, देखो मैं बताऊं, ठीक है, कि कैसे याद रखना है। मैंने पहले इनको भी बताया है, सब सचिन तेंदुलकर इनको भी बताया, ठीक है ना। हम्मीर महाकाव्य, यहाँ क्या है शब्द महा, काव्य कैसा है, महान है। अच्छा, यदि इस सृष्टि में देखा जाए सबसे महान यानी बड़ा क्या है, सूर्य, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा। तो देखो ये सूर्य और चंद्रमा हो गया ना काम। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं लगे, बिंदी लगा देना, ठीक है। तो चंद्र और सूर्य, तो ये याद रह जाएगा। तो नयन तो याद रख ही लोगे, ठीक है। तो हम्मीर महाकाव्य पूछे तो नयन चंद्र सूर्य। हम्मीर रासो पूछे, ठीक है, रासो पूछे तो जोधराज याद रखना है, ठीक है। यानी कि जोधराज भी याद रखोगे ना,
ये जोधराज, तो यहां से ध्यान रखना कि रासो पूछेंगे, तो जोधराज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये रासो पूछे ना तो यहां ये रासो से थोड़ा सा लिंक बैठ जाएगा। हमीर बंधन पूछे तो इसका है अमृत कैलाश, ठीक है। अमृत, सबसे पहले अमृत निकालने के लिए प्रयास किया गया था जिसको कहा गया था समुद्र मंथन। समुद्र मंथन जब किया तब एक नाग को काम में लिया था जिसका नाम था वासुकी। वासुकी नाम का जो नाग था उसका बंधन बना के और फिर जो किया गया था, मंथन किया गया, तब पहले विष निकला, ऐरावत हाथी निकला वगैरह खूब निकले, बाद में अमृत निकला। तो बंधन बनाकर किया गया क्या, मंथन किया गया बंधन बना के, क्या निकालने के लिए, अमृत। तो बंधन और अमृत हो गया लिंक, बैठ गया कैलाश, ठीक है। वो विष जो निकला था वो किसने धारण किया था, शिव जी ने किया, तो कैलाश से बैठ जाएगा। हमीर हट, हट के लिए देखो जाना जाता था, या तो हमीर जाना जाता था या फिर अपनी हट के लिए जाने गए चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद जाने गए, क्यों जाने गए, क्योंकि उन्होंने भी एक हट ले ली थी कि मैं यदि मरूंगा तो स्वतंत्र मरूंगा, यानी आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। लास्ट में जब अल्फ्रेड पार्क में उनको घेर लिया था तब एक गोली बची थी रिवॉल्वर में, वो खुद को दाग दी थी, ठीक है। यानी कि उनकी भी हट और उनका चरित्र कोई भी होड़ नहीं कर सकता। तो हट और चरित्र जब लगे पीछे तो ध्यान रखना चंद्रशेखर, ठीक है। आजाद मत लगाना, चंद्रशेखर याद रख लेना। अच्छा, फिर बाद में हम्मी रायण, ये पांडव व्यास तो आपको याद रह ही जाएगा, ठीक है ना। हम्मी रायण, पांडव व्यास याद रख लेना। ये इतनी सी ग्रंथ के पीछे मैंने 10 मिनट क्यों दिए हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बाद में होता है और अब आपके कोई कंफ्यूजन नाम की कोई चीज आपके नहीं रहेगी। आप लोगों के ये एक दूसरे के अंदर घुसेंगे ही नहीं, ये हमेशा हमेशा याद रहेंगे। लो स्क्रीनशॉट, बच्चा बड़ा आगे। ठीक है बेटा, आ जाओ। अब देखो, अब चलते हैं अपन, आज क्या है, और पानी पीना पड़ रहा है बार बार, मुंह ज्यादा सूख रहा है। लगातार बोलने का काम होता है ना, ऐसी चीजें होती है। देखो, एक तो जैसे पहाड़ी के ऊपर जो है एक दुर्ग जो था वो तो था आपके रणथंबोर, जो मेन दुर्ग था, ठीक है। रणथंबोर दुर्ग मेन दुर्ग था। इसके पहले एक दुर्ग और था इसके ऊपर, ठीक है ना। एक दुर्ग और था जो था कहा जाता था जो जाहिन का दुर्ग, जाहिन का दुर्ग। यानी कि इस रणथंबोर दुर्ग तक पहुंचना है तो पहले इसको जीतना जरूरी है, जाहिन को जीतना जरूरी है यदि रणथंबोर दुर्ग तक पहुंचना है। तो यानी कि इस दुर्ग को पहुंचने की कुंजी जो है वो ये है जाहिन का दुर्ग। तो इसे क्या कहा जाता था, इस जाहिन के दुर्ग को, इसको कहा जाता था रणथंबोर दुर्ग की कुंजी। क्या कहा जाता था, रणथंबोर दुर्ग की कुंजी या चाबी, ठीक है। वो कहलाता था ये जाहिन का दुर्ग। तो जो भी शासक पहले आक्रमण करते वो जाहिन के दुर्ग को जीतते। जैसे जलालुद्दीन खिलजी ने किया तो उसने भी पहले जाहिन के दुर्ग को जीता, अलाउद्दीन खिलजी ने किया तो उसने भी पहले जाहिन के दुर्ग को जीता, उसके बाद में रणथंबोर, दोनों ही सवाई माधोपुर के अंदर। आगे बात समझ में, ठीक है। अब आओ यहां पे कि सबसे पहले जो अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी के साथ में संघर्ष। अब जलालुद्दीन खिलजी की ताकत नहीं थी कि वो रणथंबोर दुर्ग को जीत सके और वो नहीं जीत पाया, लेकिन जाहिन के दुर्ग को जीत लिया है। छोटा दुर्ग था यहाँ पे, मतलब मैन राजा नहीं रहता था, लेकिन इनके सेनापति सामंत रहते थे। उस समय था गुरुदास सैनी, ठीक है। तो 1290 में आक्रमण करता है ये जलालुद्दीन खिलजी। हमेशा ध्यान रखना, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी अलग अलग है, इसलिए मैंने आपको पहले ही ये चीज क्लियर कर दी। यहाँ जाहिन के दुर्ग पे सबसे पहले आक्रमण 1290 में करता है और इस पे जीत भी लेता है। और यहाँ पे इनका जो सेनापति होता है गुरुदास सैनी, किसका, हम्मीर का, वो मारा जाता है। ये यदि पूछ ले तो आपका बहुत अच्छे तरीके से सही हो जाएगा। ये मारा जाता है यहाँ पे। अब यहां से जीतने के बाद में हौसले हो जाते हैं बुलंद की यदि एक जीत मिली है तो दूसरी जीत की ललक लग जाती है। जलालुद्दीन खिलजी ने सोचा कि अब इसको तो जीत लिया, अब इसको फतेह करेंगे, अब अपना नेक्स्ट टारगेट है ये, चले भैया आगे, ठीक है। 1291 हो गए सन, चले आगे और वहां पे जाकर घेरा डाल दिया। अब ये दुर्ग तो अपने आप में बख्तरबंद दुर्ग था,
इसको जीतना इतना भी आसान नहीं था। घेरा डाल के रखा, अंदर खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था थी। उस समय कोई गद्दार भी नहीं थे, जीत नहीं पाए। फिर लास्ट में सोचा कि अब यहाँ पे पीछे अपन यहाँ इधर ही घेरा डाल के रखेंगे, पीछे दिल्ली में डंडियां रन जाएगी, वहां पे जाना भी जरूरी। तब इनको जो है मतलब हार मान के एक तरीके से कि अब जाना ही था। अब मान लो कि कोई मतलब मारवाड़ी में क्या कहते तेवड़े ना आयो कि इन जीतनो ही जीतनो है, और वो मतलब यूं है कि हाथ लागे हुए को नहीं है, तो बाद में यहां से जाना कैसे? तो जाने के लिए कुछ ना कुछ तो भाई पीछे कहने को होना चाहिए। तो क्या ऐसे तो मैं 10 दुर्गों को अपने मुसलमान की एक दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं, ये कहकर एक्चुअल में ये उक्ति जो थी वो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली थी। क्योंकि मिला तो नहीं है तो अंगूर खट्टे ही है भाई, अंगूर खाने के लिए ही आए थे कि ये अंगूर खाने हैं, लेकिन जब हाथ नहीं आए तो फिर कि ये अंगूर तो खट्टे हैं, हमको तो ये खाने ही नहीं है, वो वाली बात हो गई। तो ये उक्ति भी पूछी जाती है, तो ये किसके लिए कहा? उसके लिए, ठीक है। अब रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया लेकिन जीत नहीं सका। तब क्या कहता है, ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये किसने कहा? जलालुद्दीन खिलजी। अरे भाई नहीं समझता तो जग मारने घेरो डाली हो गए, इतनी टाइम घेरो डाल बैठा क्यों भाई? नहीं समझता तो क्या पिकनिक बना रहे थे इसके आसपास? ये पिकनिक स्पॉट था क्या भाई? हर एक दिन तुम यही सोचते थे कि कब द्वार खुले, कब ऐसा हो वैसा हो, ठीक है, हम जीते हैं वो। लेकिन आखिर में जब पता है कि इसको जीतना अब हाथ नहीं है, तो क्या अब पीछे दिल्ली भी चली जाएगी हाथ में से अपने, तो इससे अच्छा यहाँ से फिर वापस जाने में ही भलाई है। तो क्या उक्ति कह दी। एक्चुअल में बात ये वही है अंगूर खट्टे वाली। तो ये तो था आक्रमण, और बात जो थी वो जलालुद्दीन खिलजी के समय थी। अब अगली स्लाइड में अपन पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी। 1296 में जो है अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को मारकर तख्ता पलट कर देता, खुद जो है सिंहासन पे बैठ जाता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब ज्यादातर दिल्ली सल्तनत के साथ अपन राजस्थान के संघर्ष पढ़ते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के नाम से पढ़ते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट बढ़ते हैं आगे। बढ़िया, आपके सामने एक पिक्चर की तरह, ठीक है, जैसे कोई मूवी का सीन चल रहा हो ना, वैसे मैं प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। पता नहीं मैं कितना सफल हो पा रहा हूं या नहीं। अभी कल उठ के कोई विद्यार्थी, गुरुजी क्या करते हो आप, हमारे लिए 30 मिनट नहीं निकाल सकते? चलिए अब पढ़ते हैं अपन अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। 1296 की बात है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वहां पे शासक बन चुका था, और अब जो संघर्ष उसका यहाँ रणथंभौर में भी संघर्ष करता है, चित्तौड़ में भी संघर्ष होता है, ठीक है, जालोर सिवाड़ा वहां पे भी होता है। तो ज्यादातर अलाउद्दीन खिलजी की जो नीति थी वो साम्राज्यवादी नीति थी, साम्राज्य विस्तार की नीति थी। तो ज्यादातर जो युद्ध हुए इतिहास के अंदर वो साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण हुए। यदि सभी राजा अपने आप में संतुष्ट रहते कि हमारी जो बॉर्डर लाइन है वहां तक हम शासक करेंगे, तो कोई युद्ध होने के चांस ही नहीं थे। लेकिन सभी राजा महत्वाकांक्षी हुए, साम्राज्य विस्तार की नीति को लेकर चले हैं, इसलिए युद्ध होना तय होता। तो सबसे प्रमुख जो कारण होता है संघर्ष का वो होता है साम्राज्य विस्तार की नीति। तो इनका भी रणथंभौर पर आक्रमण की सबसे पहला कारण क्या था? साम्राज्य विस्तार की नीति। अब साम्राज्य विस्तार के अलावा फिर आजीविका चलानी होती है, जहां पे शासन कर रहे होते हैं वहां की जनता की मतलब मांगे पूरी करनी होती है, व्यापार करना होता है। तो ये रणथंभौर का जो दुर्ग था, यदि दिल्ली से आपको गुजरात जाना है तो ये बीच में पड़ता था। तो यदि आप समुद्रिक मार्ग भी देखोगे तो भी बीच में पड़ेगा, यानी कि ये व्यापारिक मार्ग के मध्य होने के कारण इसको जीतना पड़ता दिल्ली वालों को। तो व्यापारिक मार्ग के मध्य होना, ये दो तो मुख्य कारण थे। अब ये दो कारण थे तो दाढ़ में तो देखो डाला हुआ ही था अलाउद्दीन के कि इसको जीतना है। फिर चाहिए तात्कालिक कारण। फिर युद्ध होने का हमेशा कोई तात्कालिक कारण होता है, तब युद्ध होते हैं। तात्कालिक कारण यह था कि अलाउद्दीन खिलजी के कुछ सेनापति जो मंगोल सेनापति थे, जिन्हें नवीन मुसलमान कहा गया, उन्हें नवीन मुसलमान के नाम से जाना जाता था, मंगोल सेनापति जो भी थे। तो मंगोल सेनापति में सबसे मुख्य जो थे वो दो थे, मोहम्मद शाह और केहबरुख। और में भी सब चोट करी ना अलाउद्दीन खिलजी माते वो करी है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह क्या चोट करी कि अलाउद्दीन खिलजी की एक गणिका प्रेमिका ही, जिन्हों नाम हो चिमना मराठा, ठीक है, क्या नाम था? एक महिला थी, देखो हिंदी में बताता हूं, चिमना मराठा। ये इनके और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य आशिकी थी, ठीक है, यानी कि ये उसकी प्रेमिका थी भाई, रानी नहीं थी, गणिका थी, प्रेमिका थी। उस समय बहुत सारी प्रेमिकाएं गणिकाएं हुआ करती थी, राजा थे भाई,
ठीक है। तो ये थी उसकी प्रेमिका। इसका चक्कर चल गया मोहम्मद शाह से भी, मोहम्मद शाह को भी इससे प्रेम हो गया। और मोहम्मद शाह क्या है, अट अलाउद्दीन खिलजी नाक नीचे रेन अपार प्रेम प्रसंग चाल कौन सके, तू मुझसे प्रेम करती है मैं तुझे भगा के ले जाऊंगा। तो ले जाएगा कहां, अलाउद्दीन खिलजी तो बहुत ताकतवर है, कहीं भी मार देगा। भाई मैं उसकी प्रेमिका हूं, उसका प्रेम हूं, मार देगा कहीं भी। कहां चलेंगे अपन, दो प्रेमी दो पंछी जाएंगे कहां। तो कह चलो तो सही, राजस्थान के सूरवीर राजा बहुत ताकतवर है, उनके वहां चलते हैं। ये आ गए वहां से भागकर हम्मीर देव के पास में। हम्मीर देव मतलब उसकी शरण में कोई आया है, उसकी मदद किसी ने मांगी है, यानी शरणागत का तो वो बिल्कुल ही रक्षक था, उनके लिए वो देवता था, भगवान था। और उसने एक हट ले ली हमीर ने कि मैं इनकी रक्षा करूंगा, तो करेगा, चाहे उसको प्राण देने पड़े देना पड़े। तभी तो उसके लिए वो उक्ति कही गई है, कौन सी, सिंह अमन सत्पुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। पूरी उक्ति को रहने दो, बीच में लास्ट में है हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, यानी कि हमीर ने एक बार हट ले ली तो दूसरी बार लेने का कोई काम ही नहीं है, वो पीछे नहीं हटेगा। तो ये आ गए कहां, हमीर देव के यहां। मोहम्मद शाह के अलावा और भी जो सेनापति भगोड़े सेनापति थे, उसमें देखो मोहम्मद शाह, केहबरू, बर्क, इल्चक आदि थे। ये सारे नवीन मुसलमान यानी कि मंगोल सेनापति थे, ये सारे आ गए। अलाउद्दीन को ये खबर तो मिली गई, भाई गुप्तचर उस समय बहुत तगड़े हुआ करते थे, कि कहां गए, अपनी चिमना कहां गई, क्या मोहम्मद शाह ले गया। मोहम्मद शाह कहां लेकर गया, क्या हमीर देव के यहाँ राजस्थान पहुंच गए। वो तो राजस्थान में कहा, क्या समय माधोपुर रणथंभौर दुर्ग में। अच्छा, लेटर भेजो कि वो हमारे भगोड़े सेनापति है, वापस करो। आया लेटर, मना कर दिया हमीर देव, मेरे यहाँ शरणागत है, चाहे तुम्हारे सेनापति हो चाहे तुम्हारे कोई भी हो, ठीक है, मैं वापस शरणागत को नहीं कह सकता, ये अपनी मर्जी से है, इन्होंने मुझसे शरण लिया, भूल जाओ कि ये तुम्हारे सेनापति थे, मैं वापस नहीं करूंगा। यही तत्कालिक कारण था और इनके मध्य युद्ध होना तय था। अलाउद्दीन ने कहलवा भिजवाया कि युद्ध मतलब इन्हें वापस नहीं करोगे तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो अमीर देव कह दिया कि मैं कोई डरा थोड़ी, आजा चल हो जाए युद्ध, दो दो हाथ। वहां से अलाउद्दीन अपनी सेना लेकर आ जाता है रणथंभौर, ठीक है। अपने कुछ सेनापति भेजता है, चार खान उसके बहुत प्रसिद्ध थे, चार खान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उलुग खान, नुसरत खान, अलग खान और जफर खान, ठीक है। उसमें से तीन खान को भेज दिया। वो चार खान ऐसे थे कि पूरे भारत को जीतने की मादा रखते थे, उसमें से तीन खान को भेज दिया और पहली बार भेजा उसको अब पढ़ते हैं, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट, ये नोट्स मेकिंग पैटर्न है और जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल ही विस्तार से डिस्क्राइब करके, ठीक है, यानी कि ये कोडिंग है और इसको डिकोड कर रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, ठीक है। अब आइए, हमीर देव और अलाउद्दीन के मध्य ही संघर्ष है। रणथंभौर पर पहला आक्रमण। अब रणथंभौर पे आक्रमण करने से पहले जाइन दुर्ग को तो निश्चित रूप से जीता ही जीता है, ठीक है, वहां पे लोड नहीं लेना। 1299 ईस्वी में पहला आक्रमण करा। अलाउद्दीन के सेनापति कौन थे, उसमें देखो उलुग खां, अलग खां, नुसरत खां। मैंने आपको पहले ही कहा उसमें से तीन खान भेजे, चौथा खान था जफर खान, उसको नहीं भेजा, तीन खान आए थे, ठीक है। कौन कौन, उलुग खान, अलग खान और नुसरत खान, ठीक है, उलुग, अलग, नुसरत, ठीक है। हमीर देव के सेनापति थे भीम सिंह और धर्म सिंह। इसमें से भीम सिंह की मृत्यु होती है, कैसे होती है वो भी देखो। जाइन दुर्ग पे आक्रमण करके जाइन दुर्ग को लगभग ये जो है जीत लेते हैं और यहां से जब हमीर देव को सूचना पहुंचती है कि जाइन दुर्ग पे कब्जा कर लिया है उन्होंने, तो वो भीम सिंह और धर्म सिंह दो सेनापति के नेतृत्व में एक सेना भेजते हैं कि भैया जाइए, आप अपनी योग्यता का परिचय दीजिए और उस दुर्ग को वापस लेकर आइए और उनको बताइए कि हमारा साहस क्या है। तो ये वहां पे हमला करते हैं और इन्होंने हमला करके इनको हरा दिया, ठीक है। उलुग खां, अलग खां और नुसरत खां को इन्होंने हरा दिया। अब हराया तो इनके पास में जो रसद थी, इनके पास में जो हथियार थे, वो सारे इन्होंने लूट लिए, धर्म सिंह और भीम सिंह ने। अब इसमें से क्या किया कि इन्होंने, भीम सिंह ने कहा धर्म सिंह से कि आप जो है आप जाइए वापस रणथंभौर, इन सामान को लेके मैं इनको थोड़ा और खदेड़ कर आता हूं। भीम सिंह ने कहा मैं थोड़ा सा और इनको खदेड़ कर आता हूं। ये खदेड़ने के चक्कर में रहे और पीछे जब धर्म सिंह तो यहाँ पे निकल लिए और पीछे भीम सिंह जो है इनसे युद्ध करते हुए फिर मारे जाते हैं। भीम सिंह मारे जाते हैं, ये पहुंच जाता है धर्म सिंह अमीर के पास। अमीर कहते हैं कहां है, जितने में सूचना आती है कि भीम सिंह शहीद हो गए। अब इसका इल्जाम लगता है धर्म सिंह पे
ठीक है, जो यहाँ पे आ गए थे। तो हमीर इनको सजा देने के लिए, देखो उस समय सजा भी तुरंत दी जाती थी, हमीर इनको सजा देने के लिए इनकी दोनों आंखें फुड़वा देते हैं। जो वहां पे युद्ध, कई तो राजा भी गलतियां करते हैं, दोनों आंखें फुड़वा दी। आंखें फुड़वाने से ये भी हो जाता है एक तरीके से विरोधी। आंखें फुड़वा के इसके भाई जिसका नाम था भोज, ठीक है, धर्म सिंह का भाई था जिसका नाम था भोज, इसको जो है सेनापति बनाता है। लेकिन ये अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर सकता, वापस इसको निकाल देते हैं। ये चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास, और धर्म सिंह कहता है कि मुझे एक और मौका दिया जाए। हालांकि ये अब तलाश रहा था मतलब एक जरिया देख रहा था जिसकी वजह से ये हमीर से बदला ले सके, क्योंकि आंखें फुड़वाई, अंधा कर दिया पूरे जीवन के लिए। और ये अपने एक और भाई पृथ्वी नाम था जिसका, ये जो है भोज और पृथ्वी ये चले जाते हैं वहां। अब यहाँ पे हमीर की शक्ति टूट गई, टूटी ना ये स्टोरी। अब ज्यादातर जैसे नए नए पढ़ते हैं सीधा सेनापति पूछता है तो क्या रणमल रतिपाल, अरे रणमल रतिपाल से पहले ये पढ़ने हैं, पहला आक्रमण ये है, सेकंड आक्रमण के अंदर रणमल रतिपाल पढ़ने हैं आपको, ठीक है। तो ये पहले आक्रमण की स्थिति थी, ठीक है। अब मैं दूसरा आक्रमण बता रहा हूं, उससे पहले आप ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। अब तो ये पिक्चर पूरी दिमाग में बैठ ही गई होगी। बड़ा आगे चले। वो आक्रमण पहला कब था? 1299, ठीक है। दूसरा आक्रमण होगा 1301, वही है जिसमें अब जो है हमीर देव की पराजय होगी, ठीक है। अब दूसरा आक्रमण है इसका 1301 समय है। हमीर के सेनापति इसमें देखो रणमल रतिपाल, मोहम्मद शाह जो अपने क्या मंगोल थे, ठीक है, गर्बरुक, वैचर, तीचर, ये वैचर है, ये च कर देना, वैचर, तीचर और केहब्रू, केहब्रू भी था, ये थे इसमें सेनापति जिसमें से गद्दारी की इनने रणमल और रतिपाल ने, ठीक है। ज्यादातर राजस्थान के जो शासक थे वो गद्दारों के कारण आ रहे, यदि ये गद्दार नहीं हुए होते तो इतिहास कुछ और होता। क्या करें, विडंबना। अब इस आक्रमण में अलाउद्दीन का सेनापति, अब इसमें क्या है कि ठैकुली वैकुली ऐसे यंत्र होते थे जो पत्थर फेंकने के यंत्र होते थे, ठीक है, जो पत्थरों की बौछार करते थे, देखे होंगे बाहुबली पिक्चर में, ठीक है। तो उनसे जो है बाहर से भी गोले फेंके जाते हैं, अंदर से पत्थर वगैरह गोले और ये भी फेंके जाते हैं। अब उसमें से एक गोला जो है अलाउद्दीन की सेना की तरफ से जो फेंका वो दुर्ग की दीवार से टकरा के वापस गया बैक रिवर्स, और उसके विस्फोट से नुसरत खां मारा जाता है। और ये प्रश्न बनाता है एक बार कि रणथंभौर आक्रमण के समय अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति मारा गया? तो नुसरत साहब रुखसत हुए हैं, मिलते जुलते शब्द है, नुसरत रुखसत, नुसरत साहब रुखसत हुए हैं, ये ध्यान रखना। यदि ये ध्यान रख दिया साथियों तो आप लोगों की पौ 12-25 हो जाएगी। हमेशा हमेशा के लिए ये चीज याद रखनी है कि नुसरत साहब रुखसत हुए, ठीक है। अब ये हमेशा ध्यान रखना, उल्लू खा के कुछ नहीं हुआ है, नुसरत साहब रुखसत हुए, ठीक है। अब यहां पे एक कूटनीति काम में लेता है अलाउद्दीन खिलजी। वो देखता है कि ऐसे तो जितना इन, यदि दुर्ग के दरवाजे ही बंद रहते हैं तो जितना इन राजस्थान के दुर्गों को जितना खाने का काम है नहीं, इनमें से किसी गद्दार को देखा जाए, अपनी तरफ मिलाया जाए और दुर्ग के दरवाजे खुलवाए जाए। उसके बाद में जो है अपनी सेना, तो देखो दिल्ली सल्तनत वालों के पास में हमेशा से ज्यादा ही रही है, अपने से बहुत ज्यादा सेना वहां होती थी। वो पूरे दिल्ली का सुल्तान यानी कि पूरे भारत पे देखा जाए तो राज करने वाला, दिखती बात है सेना ज्यादा होगी। रणमल और रतिपाल जो सेनापति थे उनको लालच दिया, साथ में सर्जन शाह को भी मिलाया। रणमल और रतिपाल को यह लालच दिया कि कब तक सेनापति की जिंदगी गुजारोगे, राजा बनने की काबिलियत है तुम्हारे अंदर, तुम्हें अपनी काबिलियत पता ही नहीं हो, तुम्हारे राजा को भी तुम्हारी काबिलियत पता नहीं, हमारा साथ दो, हम तुम्हें राजा बनाएंगे। ये हमीर यहाँ का राजा होने के लायक ही नहीं है, हमारी तरफ आ जाओ और हमीर को हराकर दूसरे दिन तुम्हारा राज तिलक होगा, तुम यहाँ पे हमारे मतलब क्या है, हमारे जो है निर्देशानुसार शासन करोगे। अब आने ध्यान को के जो आदमी वहां से अपने सेनापति जो उनसे गद्दारी करके आए उनके लिए यहाँ युद्ध करने आ सकता है, तो वो हम यहां से गद्दारी करेंगे तो हमें राजा बनाएगा क्या? नहीं। लेकिन इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और इन्होंने उस समय कह दिया कि हाँ ठीक है, बताओ क्या करना है, के दरवाजे खोलने, बस। अब बुद्धि भ्रष्ट,
अब दरवाजे तो खोलने हैं, ये कह दिया भाई दरवाजे खोलने हैं, लेकिन खुलेंगे कैसे, डायरेक्ट नहीं खोले जा सकते, तब के कुछ कंडीशन ऐसी होनी चाहिए। इन्होंने सर्जन साहब को अपनी तरफ मिलाया। ये सर्जन साहब वह व्यक्ति था जिसने जो अंदर दुर्ग में जो खाने पीने का सामान था उसके अंदर हड्डियों का चूर्ण मिलाया, गाय की हड्डियों का और ऐसा चूर्ण मिलाया, और वो मिलाने से खाद्य पदार्थ हो गए दूषित। ऐसे खाद्य पदार्थ को अब जो है अंदर के राजपूत सैनिक ग्रहण नहीं करते। दिखती बात है कि दुर्ग के दरवाजे खोलने का समय आ गया। दरवाजे खोलने के बाद जब संघर्ष होता है तो ये रणमल और रतिपाल जो है वो हमीर देव का साथ नहीं देते हैं, और वो साथ देते हैं अलाउद्दीन खिलजी का। यहीं से ये तख्ता पलट हो जाता है, हमीर देव की हो जाती है यहाँ पे पराजय इन तीनों के कारण। ठीक है, याद रखना, अभी इनका अंत भी करवाएंगे अपन। ठीक है, और 11 जुलाई 1301 की बात है कि 11 जुलाई 1301 को यहाँ पे ये संभवतः ये पहला साका माना जाता है। साका वही चीज है जहां पे केसरिया और जौहर दोनों होते हैं। संभवतः ये पहला साका था जिसके अंदर अपने हमीर देव पराजित होते हैं और रणथंभौर दुर्ग पे अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। इनकी रानी थी हमीर देव की जिसका नाम था रंग देवी। ये जौहर करती है, और इनकी बेटी जो थी देवल देवी, ये यहाँ पे एक तालाब है जिसका नाम है पदमला तालाब। क्या नाम है? और इसकी बेटी का नाम भी कई जगह पदमला ही मिलता है कि उसी के नाम पे ये तालाब था। इसमें कूद कर ये देवल देव जो है अपने प्राणों की आहुति दे देती है, इसलिए इसे जल जौहर भी कहा जाता है। और ये जो है रंग देवी, ये अन्य रानियों के साथ में अग्नि को समर्पित होकर जौहर कर देती है। तो ये पहला जौहर भी माना जाता है, पहला साका भी माना जाता है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो बाद में क्या हुआ। पहले तो ये उक्ति पढ़ लेते अपन कि ये दुर्ग जैसे ही जीतता है तब इनके साथ में अमीर खुसरो ने, मतलब ये कहा जाता है कि प्रत्यक्षदर्शी था जिसने ये चीज देखी और कहा जैसे ये दुर्ग जीता तब कहता है कि रणथंभौर विजय के बाद में देखो ये कहता है आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम हो गया या कुफ्र का गढ़ मुस्लिम हो गया। कुफ्र कहा जाता है धर्म विरोधी, कुफ्र का मतलब होता है धर्म विरोधी। अब आप लोग कहोगे सर अमीर धर्म विरोधी कैसे हुआ? उसने तो शरणागत को भी अपने मतलब शरण में आए हुए अपने जान देनी समझी, लेकिन उसने रक्षा की। धर्म विरोधी इनके लिए था ना, इनके लिए धर्म विरोधी था। इन्होंने कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज है। अब ये कहा अमीर खुसरो ने, लेकिन कई इतिहासकार कहते हैं कि ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, कि कहा अलाउद्दीन खिलजी ने था लेकिन उसे लिखा अमीर खुसरो ने है, तो ये अमीर खुसरो की तरफ से कहा गया माना जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। यदि अमीर खुसरो मिलता है तो अमीर खुसरो करके आ जाना, कई सारी ऑथेंटिक पुस्तकों में यह प्रमाण मिल जाएगा। यदि अमीर खुसरो नहीं मिलता है तो अलाउद्दीन खिलजी करके आना, दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए अब इनका क्या हुआ कि इनको राजा बनाया नहीं बनाया, बाबा जी का ठुल्लू दिया इनको पूछा, इनको कहा बाद में ये जीत कर रणमल रतिपाल के आके अब हमें राजा बनाओ, हमें राजा बनाओ। कैसे राजा? अलाउद्दीन खिलजी कहता कैसे राजा? जो अपने राजा का नहीं हुआ, जो अपने राजपूत राजा का, अपने मतलब सजातीय राजा का नहीं हुआ, वो मेरा क्या होगा? जान से मरवा दो इनको। मरवा दिया इनको। कोई राज मिलियो कोई बात, यूं फालतू गद्दारी करी और गद्दारी रो भूंड रो ठीक रो और लियो, और पूरे इतिहास में गद्दार गद्दार के विजय है। और मेरे जड़ा मास्टर जितनी बार पढ़ा हुआ है बीती बार हाईलाइट करा कि ये गद्दार थे गद्दार थे। ठीक है, तो गद्दारों का ये अंत होता है। अब इनका क्या हुआ? जो अपने कौन था, मोहम्मद शाह और केहबरू, उनको भी बुलाया अलाउद्दीन खिलजी ने कि बताओ कि यदि मैं तुम्हें अब छोड़ दूं यहां से तो तुम क्या करोगे, कि मैं तुम्हें आजाद कर दूं। इनको बंदी बना लिया था मोहम्मद शाह को, मैं तुम्हें आजाद कर दूं तो तुम क्या करोगे? तो वो क्या कहते हैं कि सबसे पहले तो हम तुझे मारेंगे और उसके बाद में हमीर देव के उत्तराधिकारी को रणथंभौर का शासक बनाएंगे। अलाउद्दीन इस बात से खुश भी हुआ और दुखी भी हुआ। खुश इसलिए हुआ कि तुम्हारी मतलब एक राजा के प्रति कितनी अच्छी नीति है कि जिसने तुम्हें शरण दिया, उसके प्रति यही भाव होना चाहिए। दुखी इसलिए हुआ कि यह भाव मेरे प्रति क्यों नहीं था, यह भाव मेरे प्रति होता तो और भी अच्छा होता, और इनको भी मरवा देता है। तो इस तरीके से ये युद्ध जो है विधिवत तरीके से अपने यहाँ क्लास में भी पूरा हुआ। ठीक है, सवाल यहीं से बनते हैं। अब आपका काम है बढ़िया तरीके से इनके बनाओ नोट्स। मैंने याद तो आपको करवाई दिया है, कुछ पीछे रखा नहीं है,
और उसके बाद में यदि अभ्यास सीरीज ज्वाइन नहीं की है कर लेना, और उसके बाद में करना अभ्यास, आनंद आ जाएगा आप लोगों को। और जिसने ज्वाइन नहीं की है, हर क्लास में मैंने कहा है कर लेना, फिर बाद में देखो वही बात है कि अब पछतावा तो होत गया, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो चिड़िया के खेत चुग के जाने का इंतजार नहीं करें। बहुत जने ज्वाइन कर चुके हैं, और जब सर्वर कैपेसिटी फुल तो लग जाएगा सोल्ड आउट का टैग, उसके बाद में बाई नहीं कर सकते, यानी कि हिस्सा नहीं बन सकते। फिर सिर्फ दूसरे अभ्यास करेंगे उनको देखकर कि हाँ काश हमने भी समय पे निर्णय लिया होता। आपके हाथ में है निर्णय लेना। बाकी देखो, अब यदि क्लास में कोई इफ एंड बट होता है, क्योंकि आज भाई कह नहीं सकते, अभी इलेक्शन का दौर है, कब क्या काम आ जाए, हमारे भी कोशिश पूरी की जाती है कि क्लास दी जाए, इफ एंड बट हो जाए। देखो कल की क्लास को आज की क्लास में मैंने कितना कवर करने की कोशिश की है, 45 मिनट हो गए। वैसे अपने आधे घंटे 25 मिनट 30 मिनट की क्लास होती है, लेकिन ये रणथंभौर का एक ही क्लास में पूरा करवा दिया आपको। तो वो हमारी जिम्मेदारी है कि फिर वापस उसको कवर कैसे करना है। भाई जिस दिन मैं खुद क्लास नहीं देता हूं ना, किसी परिस्थिति वश नहीं आती है, वही है जो फिक्स डे है उसमें नहीं आ रही है, यानी कोई परिस्थिति ऐसी हुई है, उस दिन मेरा खुद का जो है मन बहुत दुखी होता है कि मैं क्लास नहीं दे पाया हूं आज। मैं खुद उस समय बहुत मतलब व्यथित होता हूं, लेकिन मैं कोशिश पूरी यही करता हूं कि मिस नहीं की जाए क्लास। लेकिन जब परिस्थिति ऐसी होगी तो टेलीग्राम पे सूचना आपको दे दी जाएगी, तो वहां पे आप अपडेट रहा करें। ठीक है, चलिए पढ़ो, बढ़िया मौज करो, राज करो। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।